अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करनी हैं। एक चीज़ तो ये शेयर करनी है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ट्रेस हुई हैं जिसके मुताबिक उन पर हमले का ख़दशा है। और जो दूसरी बात है वो ऐसी है कि आप शायद उसको सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि हमारे प्रोफेशन के अंदर यानी कि सहाफ़त के पेशे के अंदर पेशा वराना बददियांती कैसे की जाती है, जिनसे पत्थर खाए जाते हैं, उसके बाद जब पत्थरों की बारिश के बाद जब डॉलरों की बारिश होती है तो रवैये कैसे बदलते हैं और कैसे जो है वो झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है और हक़ाइक़ को मसख़ किया जाता है। और अफ़सोस से कहना पड़ता है कि बहुत सीनियर लेवल के सहाफ़ी जो हैं ये काम करते हैं। लिहाज़ा ये जो आज का व्लॉग है ये बहुत मुनफ़रिद होगा इस हवाले से, क्योंकि शायद जर्नलिज़्म के हवाले से इतनी खुलकर कोई और बात ना कर सके जो मैं आज आपसे करने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो बड़े अरसे से हिट लिस्ट पर हैं। दहशतगर्दों की थ्रेट अलर्ट्स उनके हवाले से ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन जब से वो वज़ीर आला पंजाब बनी हैं उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, कि जंगी बुनियादों पर काम शुरू कर रखा है और एक लम्हा भी हमें वो ज़ाया करती हुई अभी तक दिखाई नहीं दे रही हैं। मुसलसल वो सफ़र में हैं और मुसलसल वो काम कर रही हैं। इस दौरान बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि वो पब्लिक में भी घुल मिल जाती हैं, जैसे अस्पतालों के अंदर विज़िट किया, दूसरी जगहों पर विज़िट किया। लेकिन आज एक ट्वीट नज़र से गुजरी और उस ट्वीट ने बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला कर दिया, और वो ट्वीट है सीनियर जर्नलिस्ट रिजवान रज़ी साहब की, और ये आज वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इस ट्वीट के अंदर रिजवान रज़ी ये लिखते हैं कि हसास ज़राए के मुताबिक कुछ फ़ोन कॉल्स ट्रेस हुई हैं जिनमें मरीम नवाज़ को जानी नुकसान पहुंचाने के इरादों की बात सुनी गई है। और आगे वो लिखते हैं कि यूथड़ स्टाफ अपने इर्द गिर्द तैनात कर लेने के बाद मरीम बीबी को शदीद एहतियात की ज़रूरत है। कौम एक और बेनज़ीर को रोने का हौसला नहीं रखती। और रिजवान रज़ी साहब के नुक्ता नज़र से किसी को भी इख्तलाफ हो सकता है, उनके अंदाज़े बयां को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बल्कि बेशतर लोग पसंद करते हैं। कुछ कुछ को वो बहुत ज़्यादा चुभते भी हैं, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि वो ना सिर्फ ये कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बल्कि बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनके लिए वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं। ये तो उनका एक प्लस पॉइंट है। उनकी तरफ से इस किस्म का ट्वीट आना जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिजवान रज़ी साहब बहरहाल एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं। उनका ये कहना कि हसास ज़राए के मुताबिक हमारे मुल्क में आम तौर पे हसास ज़राए से मुराद जो होता है वो इंटेलिजेंस ज़राए होता है, बल्कि इंटेलिजेंस ज़राए से भी ज़्यादा, इंटेलिजेंस ज़राए को तो इंसान खुफिया ज़राए भी कह देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप हसास का लफ्ज़ अमूमन फ़ौजी इदारों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर ऐसी कोई कॉल्स ट्रेस हुई हैं, जो कि यकीनन हुई होंगी, रिजवान रज़ी साहब इस तरह गैर मुसद्दक़ा ख़बर शेयर नहीं करते, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है। यकीनी बात है वो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किए गए होंगे, लेकिन ये भी हमारे मुल्क की एक हकीकत मौजूद है। आप अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर हमलों से देखें मामलात को, तो बहुत सारे अंदर के लोग थे इदारों के अंदर के, वो भी उसके अंदर मुलव्वस निकले। और अभी हम 9 मई वाले वाक़यात देखें तब भी बहुत सारे लोग मुलव्वस निकले। तो यहाँ पर भी अगर हम ये सोचें कि सब ओके ओके और सिर्फ बैरूनी दहशतगर्दों से ख़तरा है, तो ऐसी बात नहीं है। ख़तरा कहीं से भी, किसी तरफ से भी नमूदार हो सकता है। और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी कि कौम एक और बेनज़ीर को रोने का हौसला नहीं रखती, क्योंकि अल्लाह ना करे मरीम नवाज़ शरीफ या नवाज़ शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान या आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इवन इमरान ख़ान या इस तरह के इस कबील के जो और लोग हैं, उनमें से किसी को भी, जो भी अवामी जिसके अंदर जो रसाई रखता है, अवामी लीडर है, उसको अगर कोई जानी नुकसान पहुंचता है तो मुल्क की इस्तेकाम जो है वो यकीनन ख़तरे में पड़ जाएगा। एक दफ़ा हर चीज़ हिल के रह जाएगी और बहरहाल हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो हम दरख्वास्त करेंगे अपने इंटेलिजेंस इदारों से भी कि वो इस हवाले से ज़्यादा इक़दामात करें। यकीनन हमारे मशवरे की उनको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हम दरख्वास्त करेंगे मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से भी कि वो ज़रा ज़रूर मोहतात हो जाएँ। दलेरी, बहादुरी अपनी जगह पे है, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, और उम्मीद है कि वो बेवकूफ़ी की हद तक दलेरी नहीं करेंगी। अब आते हैं जी, मैं उस खबर की तरफ जो मैंने बहुत सोचा कि मैं उस पर बात करूँ ना करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा यार
कभी ना कभी तो किसी न किसी को ये बात करनी ही पड़ेगी। तो चलें फिर मैं ही इसका आगाज़ कर देता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी जो नुक्ता नज़र है वो यकीनन उसके पीछे बहुत वसी मुतालिया भी होता है, वसी मुशाहिदा भी होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी सहाफ़त से ज़्यादा जो शोहरत हासिल की वो अपने प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में हासिल की, और उसमें वो जिस भी के साथ भी एक दिन पूरा गुजारते हैं, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई बैरू ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, तो वो अमूमन उसमें अपने उस प्रोग्राम के अंदर खाने पीने का ज़रूर ज़िक्र करते हैं कि फ़लाँ के ने ये खाने में ये था और मैंने भी खाया, और उनकी वीडियो भी बनती है कि जनाब वो उनके साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन ये एज़ाज़ उनको इमरान खान के साथ जब एक दिन जियो का के साथ प्रोग्राम उन्होंने किया तो उनको हासिल नहीं हुआ था कि इमरान खान ने अकेले ही बैठ के नाश्ता कर लिया और अपने नाश्ते की खुद ही तारीफ़ें करते, और सुहेल वड़ाइच साहब बात बांध के देखते रहे कि अगले बंदे ने सुलह नहीं मारी। इमरान खान साहब किसी को मारते भी नहीं सुलह, ये उनकी एक आदत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने ये बात मैंने क्यों की, ये बात इसलिए की कि 2014 का धरना था और मैं भी उस वक्त एक टीवी चैनल में काम करता था। धरने में हमारी भी ड्यूटी होती थी। धरने में दो चीज़ें जो होती थी वो बिला नागा होती थी। एक तो ये होती थी कि रोज़ाना किसी न किसी रिपोर्टर, किसी न किसी कैमरामैन को धरने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तशद्दुद का निशाना बनाते थे, कपड़े फाड़ देते थे, कैमरे तोड़ देते थे। अब आप हैरान होंगे कि साफ़ियों के साथ ऐसा होता था तो उसकी खबर क्यों नहीं आती थी? खबर इसलिए नहीं आती थी कि जी ऊपर से हुक्म नहीं होता था। और हम जो रिपोर्टर हज़रात होते थे या कैमरामैन, वो अगर मालिक का हुक्म है चैनल के कि भाई मार खा के चुप कर जाना, तो वो बेचारा चुप कर जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो ये नहीं कि कोई दिन शायद ही ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी न किसी रिपोर्टर को या कैमरामैन को मारा ना गया हो। तो मैंने जनाब उस वक़्त, अच्छा ये धरने में ना 2 रिपोर्टर्स की ड्यूटी हुआ करती थी एक वक्त में, मतलब दिन डे में और होते थे, नाइट में और होते थे। तो मेरी जो ड्यूटी होती थी, मैं कहता था कि जी मुझे आप पीटीआई वाली साइड पे ड्यूटी ना लगाएँ, तारुल कादरी वाली साइड पे लगाएँ कि वहाँ पे बंदे को कुटनी पड़ती। तो ये एक फैक्टर था। लेकिन एक तो ये होता था कि रोज़ाना मार पड़ती थी। दूसरा ये होता था कि जो इनके इमरान खान के पैरोकार या फॉलोअर्स या यूथिए, वो आते जाते हुए जो जियो का दफ्तर था वो डी चौक के बिल्कुल करीब था और अभी भी वहीं पर है। तो आते जाते वो पथराव किया करते थे जियो पे। और मुझे याद है कि उस वक्त आसमा चौधरी उनकी रिपोर्टर होती थी और हामिद मीर साहब माइक पकड़ के, और आसमा चौधरी बता रही होती थी कि जी मुझे भी मारने की कोशिश की और ये शीशे टूटे हुए हैं, ये फ़लाँ चीज़ टूटी है, ये काउंटर टूटे हुए हैं। ये पीटीआई के कारकुन आके हमला किया करते थे। और जब भी इमरान खान से इस हवाले से बात की जाती थी तो इमरान खान कहते थे कि लोगों का रिएक्शन है जी, लोगों का रद्द-ए-अमल है जी, इसमें क्या हो सकता है। तो वो फिर यानी कि वो उन चीज़ों को उनका नोटिस ना लेकर अपने कारकुनों को एक किस्म की खुली छूट दिया करते थे कि इनकी ऐसी की तैसी करो। ऐसी की तैसी जंग जियो ग्रुप की करने का जो सिलसिला था वो धरनों से शुरू हुआ और इमरान खान की हुकूमत में भी जारी रहा। और जब तक इमरान खान के पास 1% भी कोई इख्तियार था तो उन्होंने जंग जियो ग्रुप को ज़रूर नुकसान पहुंचाया। और जंग जियो ग्रुप के मालिक मुश्किल रहमान को जो 8 साढ़े 8 महीने जेल में रखा गया इमरान खान के दौर में, वो भी अपनी मिसाल आप है। बल्कि ये भी था कि जब कोई ऐसी खबर जियो पे चलती थी तो वो मुश्किल रहमान साहब कस्टडी में होते थे सिक्योरिटी इदारों की, तो वो उनसे फ़ोन कराया करते थे कि फ़लानी खबर रुकवा दो, फ़लानी चलवा दो। यानी कि उन्होंने एक किस्म का यरगमाल बना के रखा था। गिरफ़्तार तो वो थे ही, लेकिन अभी जब बहुत सारे हालात बदले और एक ख़बर आई कुछ अर्सा पहले कि जी सुनने में आई ये ख़बर कि एक बड़े मीडिया ग्रुप के लोगों के साथ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ चैप्टर है उनकी कोई डील हो गई है और मुबैना तौर पे $30 मिलियन जो है वो अदायगी की गई है, और ये अदायगी मुबैना तौर पे दुबई के अंदर की गई है। अच्छा, फिर अब ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ ये वो बातें हैं जिनका कोई सबूत नहीं हुआ करता, ये सीना गज़ट के तौर पे चलती हैं। और वो चलती चलती यहाँ तक पहुँची कि जी शायद जो जंग जियो ग्रुप के जो मालिकान हैं उनमें से एक ने जो है वो मुबैना तौर पे कोई ऐसी डील साइन की है। अब एक रिपोर्टर की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से मुझे तकरीबन 31 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन के अंदर। तो शायद ही कोई ऐसा इदारा हो जिसके अंदर हमारे दोस्त अहबाब कुलीग्स ना हों और जिनके साथ हमने काम किया हुआ है। इतना पिंडी इस्लामाबाद कोई इतना बड़ा शहर नहीं था आज से 31 साल पहले, और अभी तक भी कोई इतना बड़ा नहीं है। जो हमारे हम असर लोग हैं वो तो सभी एक दूसरे को पहचानते हैं। तो हमने भी अपने ज़राए से पूछने पाछने की कोशिश की कि यार ये क्या मामला है। तो मुझे कुछ मतलब मुबैना तौर पे ऐसी वाइब्स मिली कि यार ये शायद इस खबर में किसी न किसी हद तक सदाकत ज़रूर मौजूद है। अच्छा, ये तो वो चीज़ है ना जो सुनी सुनाई बात है, मैं पहले तो ये क्लियर कर दूँ।
लेकिन उसके बाद जो जंग जियो ग्रुप का अचानक रवैया बदलना शुरू हुआ, वो अलार्मिंग था। और वो फिर आप उसके बाद आप एक तज्जिया कर सकते हैं कि यार इसका मतलब है कि वो खबर ठीक है। वो मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मिसाल वो कोई अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन वो है। वो ये कि वो कहते हैं ना, कोई बंदा था, वो मुर्गे को बुलाता था अपने पास दाने के बहाने, और वो आता था तो वो उसको दाना नहीं खिलाता था और उसके बाल नोच लेता था। करते करते वो मुर्गा नंगा हो गया बिल्कुल, उसके सारे पल मैंने गलती से कह दिया बाल नोच लिया, पर नोच लिया करता था कि वो पूरा मुर्गा नंगा हो गया। लेकिन इसके बावजूद तब उसने दाना फेंका तो वो मुर्गा फिर भागता हुआ और उसने वो दाना खाना शुरू कर दिया। तो ये एक पता नहीं मेरे जहन में ये मिसाल इस मामले में क्यों आई। आपको याद होगा कि ये हमारा वाहिद इदारा था, चैनल था न्यूज़ टू यू, कि जब पोलिंग डे पर जब रात को रिजल्ट्स आने शुरू हुए और मुझे ये लगा कि जियो ग्रुप की जो स्क्रीन है वहाँ पर बदयांती हो रही है इमरान खान के हक़ में, और जानबूझ के ख़बर जो है वो गलत तरीके से पेश की जा रही है, या जो अगर ख़बर का 80% सच है तो उसका सिर्फ 10% सच बचाया जा रहा है और 90% सच रोका जा रहा है। फिर जो हामिद मीर साहब ने जिस तरह वो इसहाक डार के दुरूद शरीफ पढ़ने पर उसने कहा कि आप देखना अब ये झूठ बोलेगा, इस किस्म की बातें वो आपने सारी सुनी, लेकिन ये समझ नहीं आती थी कि जी सारे क्यों इनके पेट में दर्द आ गया। तो फिर वो मेरे जहन में वो वाक़या आ गया कि वो दुबई की मुबैना डील वाला। तो आज इस तरफ जंग जियो ग्रुप के अगर आप जो सीनियर जो एंकर पर्सन हैं स्पेशली, आप उनमें से देख लें, मतलब हामिद मीर साहब हैं, सुहेल वड़ाई साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब हैं, आप इन सबको अगर देखेंगे और भी लोग होंगे जो गैर महसूस तौर पे इमरान खान के गलत को सही और दूसरों के सही को गलत करार देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े खूबसूरत अल्फाज के पर्दों में, मलफूफ सवालात के पर्दों में। तो ये एक कलम, एक ताज़ा तरीन जो था वो कल छपा जंग के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब का, और वो जो कलम है वो बड़ा अजीब है। उसमें मैंने तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 25 जगह पे मैंने ये महसूस किया कि पेशा वराना डंडी मारी की है। सुहेल वड़ाइच साहब से माज़रत के साथ, वो भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये बात ज़रा मैं उनका जो कॉलम है उसके कुछ चीज़ें आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर बताता हूँ कि वहाँ कहाँ पर उन्होंने क्या बात गलत की है। सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि मुझे इमरान की सियासत से और बुनियादी नज़रियात से इख्तलाफ रहा है, लेकिन आजकल जो इमरान खान के साथ हो रहा है मुझे इससे भी शदीद इख्तलाफ है। मुझे इमरान खान पर एतराज़ था कि वह मुकम्मल जमहूरी नहीं था, मगर जो आजकल हो रहा है वो कौन सा जमहूरी है। अब यहाँ पे सुहेल वड़ाइच साहब ने जो से माज़रत के साथ मुझे इख्तलाफ है कि आजकल जो इमरान खान के साथ हो रहा है आपको उससे इख्तलाफ है, यानी कि आपका ये ख्याल है कि इमरान खान ने अगर कोई घड़ियाँ बेच दी, चोरी कर ली, रिटर्न छुपा ली, टैक्स में गोशवारों में शो नहीं किया और साइफर लड़ा कर जो मुल्की सलामती को नुकसान पहुँचाया, और जब इन सब केसेस के वाले से जब उनको बुलाया जाता था तो वो आके पुलिस पर हमला कर दिया करते थे, अदालतों पे हमले कर देते थे, पुलिस बम मारते थे। तो ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है आपको शायद इस पे इख्तलाफ नहीं था, लेकिन अब इमरान खान अगर इतना मुल्क का नुकसान करने के बाद अगर कानून के दायरे के अंदर किसी हद तक अभी भी मुकम्मल नहीं आए, वो आ गए हैं, तो आपको उसके ऊपर बड़ा एतराज़ हो रहा है। आपको एतराज़ इस चीज़ पर होना चाहिए कि जो अदालतों के अंदर से इमरान खान को सहूलतकारी हो रही है। सुहेल वड़ाइच साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मुझे पूरी दुनिया की कोई अदालत बता दें जो महीने महीने 20-20 दिन की राहदारी ज़मानतें देती हो किसी को। राहदारी ज़मानत देती है, अदालत में पहुँचने तक का वक्त दिया जाता है, 1 दिन 2 दिन 10 घंटे 12 घंटे 36 घंटे, इससे ज़्यादा काम नहीं होता। महीनों की राहदारी ज़मानतें, और जो जजेस के यहाँ पर रिमार्क्स आते हैं इमरान खान के हक़ में, वो सुहेल वड़ाइच साहब से कोई छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब की यकीनन कोई अपनी मजबूरियाँ होंगी। फिर वो कहते हैं कि मैं इमरान खान पर तनकीद किया करता था कि इसने मुक़्तदरा के साथ मिलकर मीडिया का नाटका बंद किया हुआ था, मगर आजकल मीडिया कौन सा आज़ाद हो गया है। सुहेल वड़ाइच साहब, आप यहाँ पे भी मैं माज़रत के साथ आपसे इख्तलाफ करूँगा। इमरान खान के दौर में बाकायदा मीडिया से लोगों को ऑफ स्क्रीन करवाया जाता था। आजकल गुज़श्ता जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, मीडिया से किस बंदे को ऑफ स्क्रीन करवाया गया है? नाम ले लें, मेरे इल्म में तो नहीं है अभी तक कोई कि किसी को ऑफ स्क्रीन करवाया गया हो। फिर दूसरे कहते हैं कि जी मैं कहता रहा हूँ कि इमरान खान महंगाई पर काबू नहीं पा सका, मगर अब मैं सोचता हूँ कि क्या अब महंगाई रुक गई है। यहाँ पर सुहेल वड़ाइच साहब शायद पेशा वराना बदयांती से काम ले रहे हैं। इमरान खान साहब वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इमरान खान की काबीना के वज़ीर जब उनकी हुकूमत गई थी तो शेख रशीद ने कहा था कि हम मईशत में ऐसी बारूदी सुरंगें लगा कर जा रहे हैं कि इनको लग पता जगह हमारे सारा गंद इनके ऊपर गिरेगा।
ये बात सुहेल वड़ाइच साहब को भी पता है, लेकिन वो ये बात लिखना नहीं चाहते, उसके उलट बात लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि इमरान खान ने मुक़्तदरा के साथ मिलकर 2018 का इलेक्शन जीता था। अब ये सोचता हूँ कि 2024 में जो चंद चढ़ाया गया है, ये भी तो मुक़्तदरा के साथ मिलकर ही हुआ है। यहाँ पे भी सुहेल वड़ाइच साहब बहुत सारे हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करें और गलत करें। 2018 में इमरान खान को मुक़्तदरा ने जिताया नहीं था, बल्कि वो जीत ही नहीं पाए थे, वो सादा अक्सियत भी नहीं ले सके थे। फिर जहाज़ चलाए गए थे, फिर वो कैसे आरटीएस बिठाया गया था। उससे पहले जो कुछ हुआ था, इस इंतखाब में 2024 में उसका अशरे अशीर भी नहीं हुआ है। 2024 में अगर ये कहा जाता है ना कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, किसी के वो काज़ात नामजदगी को रोका गया, तो वो सिर्फ वो थे जो 9 मई में मुलविस थे। तो और 9 मई में मुलविस दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस किस्म के केसेस में मुलविस लोगों को कहे कि जी तुम इलेक्शन भी लड़ो, प्रपोजर सेकेंडर भी बनो और आप इंजॉय करें। इस मुल्क में सिर्फ उनको इंजॉय किया जाता रहा। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ये जानते हैं कि इन सब को भी अदालतों की सहूलतकारी हासिल रही है जो 9 मई वाले के मुलजमान थे, और अभी भी हो रही है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब की को मजबूरी है, उन्होंने ये बात इसको इसी तरह लिखना था। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं नुक्ताचीन था कि इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफों को जेलों में क्यों बंद कर रखा है। अब सोचता हूँ कि इमरान खान और उसके साथी जेलों में बंद क्यों हैं। इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफों को जेल में बंद किया था, उन्होंने केसेस बनवाए थे। उन्होंने राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हेरोइन भी डलवा दी थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बनवा कर भेजा था। उस वक्त के अफसरान गवाह हैं कि कैसे कैसे बुलाकर इमरान खान साहब फरमाइशें किया करते थे। बशीर मेमन साहब वाला वाक़या भी सब जानते हैं, और बल्कि वाक़यात जानते हैं। लेकिन अब सोचता हूँ कि इमरान खान उनके साथी जेलों में क्यों बंद हैं। सुहेल वड़ाइच साहब आपको सारा पता है, आपको पता है इमरान खान साहब ने क्या किया, और उन बड़े अपने जराइम पे काबू पाने के लिए मुसलसल कानून की ऐसी की तैसी फेरी गई, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए गए, तो इस वजह से वो जेलों में बंद हैं। और उनके साथ कोई एक जितने मुकदमे उनके खिलाफ हैं, क्या साइफर वाला केस, तोशाखाना वाला केस, इद्दत वाला केस, फॉरेन फंडिंग वाला केस, इनमें से कोई एक सुहेल वड़ाइच साहब आप बता देंगे कौन सा केस उनके ऊपर गलत है। बल्कि बहुत सारे केस हैं जो भी उनके ऊपर नहीं बनने, जो बनने चाहिए थे। और लेकिन वड़ाइच साहब आपकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने बतौर सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म अपनी जगह मुक़्तदरा को देकर सिविल सोसाइटी के साथ जुल्म किया। अब सोचता हूँ कि इमरान खान के जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म की कौन सी सिविलियन हुकूमत जो है वो जो स्पेस वो दे रही है। तो यहाँ पे भी गलत हैं। इमरान खान साहब के दौर में तो जनाब सिचुएशन थी कि वज़ीर-ए-आज़म के होने की हैसियत से वो तकीरों में फरमाया करते थे कि फ़ौज मेरे साथ खड़ी है, और फ़ौज को पता मैं करप्ट नहीं, फ़ौज मेरे साथ खड़ी है। तो उन्होंने जगह ज़रूर दी। लेकिन यहाँ पे अब जो हुकूमत इमरान खान के जाने के बाद रही और अभी रही, यार इतनी एक तो थी वर्किंग रिलेशनशिप तो होनी चाहिए, इस पर मेरा ख्याल है कोई एतराज़ करना बनता नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जी अब मैं ख़ुद से सवाल करता हूँ कि बाद में आने वालों ने कौन सा कमाल दिखाया है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की काबीना में अहल अफराद नहीं थे। सवाल ये है कि अब कौन से राजा टोडरमल आ जाएंगे। सर, इमरान खान ने ये क्लेम किया था कि उनके पास 200 माहिर मईशत हैं, मतलब वो माहिर मुआशियात के बजाय वो फिर पता नहीं माहिर मनशियात निकल गया। शिबली फराज साहब कहते थे भंग काश्त होगी, वो शहरियार अफरीदी कहते थे चर्च के कारखाने लगेंगे। अगर मेरे इल्म में ये बातें हैं, तो अगर मैं ये सोचूं कि सुहेल वड़ाइच साहब के इल्म में नहीं है तो वो गलत बात कर रहे हैं। अभी जो अगर वो एक रवैया है कि आप किसी का तमस्खर उड़ाएं, किसी की काबिलियत का मजाक उड़ाएं, अजीब कौन से राजा टोडर में ला जाएंगे, या ये भी बात है कि जी फलाना कौन सा सुकरात है या अरस्तु है। भाई साहब, अगर ये लोग ना आते तो फिर जो होता इस मुल्क के साथ वो आप ज़रूर देख लेते। और फिर कहने का जी इनका भी जल्द पता चल जाएगा। चलें जी, पता चल जाएगा। फिर अब वो उस बात पे है जो मैंने शुरू में की कि इमरान खान ने जियो जंग ग्रुप पर पत्थर बरसवाए, मीर शुक्र रहमान को कई माह कैद में रखा, आज भी साफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं। सोचता हूँ बदला क्या है। मुझे ये बता दीजिए कि आज कौन सा सहाफ़ी ऐसा है जो नाजायज़ गिरफ्तार हुआ है। जो कुछ गिरफ्तार हुए उनमें से कुछ तो सहाफ़ी कोई नहीं है। जो इक्का दुक्का सहाफ़ी हैं, बहरहाल एक रेड लाइंस को भी कहीं ना कहीं क्रॉस किया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। ख़बर को ख़बर तक रखना चाहिए, तज्जिए को तज्जिए तक रखना चाहिए। ताने देने से या किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाने से जब उनसे पूछा जाए कि इसका आपके पास कोई सबूत है, तो वो बंदा कि मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, तो फिर उनमें और PTI में फ़र्क क्या रह गया। वो भी तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, बाद में सबूत की दफ़ा कह देते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है। ये बात सारी सुहेल वड़ाइच साहब को मुझसे ज़्यादा पता है। खैर, इमरान खान की गलतियां आज भी हो रही हैं, बल्कि इससे भी बुरे और भद्दे अंदाज में हो रही हैं। मैं गुज़श्ता 1-1.5 साल से इस अंदरूनी कशमकश का शिकार रहा हूँ। इसलिए शाह हुसैन से माखूज़ समंदरी के रहने वाले बाबा नदीम कादरी का तज़मीनी कलाम, जिसे रमज़ान जानी ने गाया, बार बार सुनता रहा हूँ।
असां उतू शांत जापदे साढ़े अंदर लगी जंग। तो सुहेल बड़ाई साहब, आपके अंदर ज़रूर जंग लगनी चाहिए, क्योंकि जब आप पत्थर खाने के बाद डॉलरों की बारिश वाला मामला अगर आपके भी इल्म में तो होगा ना, तो अंदर जंग होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन ये अब मतलब ये एक इल्ज़ाम है, एक इसको हम ये नहीं कह सकते ये हकीकत है, लेकिन ये आप ज़रूर बता सकते हैं हमें। और आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि आप, हामिद मीर, अंसार अब्बासी, ये सारे लोग अचानक क्यों एक दूसरी साइड पर चढ़ गए हुए हैं। और फिर कहते हैं जी, इसी अंदरूनी कश्मकश में मुबतला सियासत का ये अदना तालिब इल्म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कुशां लंदन पहुँचा और नवाज शरीफ से आज जाना गुजारिश की कि वो जो कुछ इमरान खान ने आपके साथ किया वो आपको इमरान खान के साथ नहीं करना चाहिए, इंतकाम का दायरा ख़त्म होना चाहिए। मैंने दरख्वास्त की कि मुस्तकबिल की सियासत आपके हाथ में होनी चाहिए, ना कि मुक़्तदरा के हाथ में। ये आखिरी वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने कहा कि मैं कशां पहुँचा और इंतकाम का दायरा ख़त्म होना चाहिए, तो वो उन्होंने ये तो इसमें माना कि इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, लेकिन वो ये भी तो बता दें कि नवाज शरीफ ने आने के बाद या उसके भाई ने या उसकी बेटी ने अभी तक कौन सी इंतकामी कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ की है जो कि दायरा ख़त्म होना चाहिए। तो ये एक गलत बात है, ये मतलब ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान सियासतदान है, इनके फ़ैसले भी सियासत के ज़रिए होने चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, और ये आपको पता है बड़ाई साहब, ये आप जो हैं वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, इससे अदालती और इंतज़ामी फ़ैसलों से सियासत और जमहूरियत दोनों तबाह हो जाएंगे। अदालतें जो हैं वो सियासी फ़ैसले जो करती थी, वो कुछ जज तो जा चुके हैं बड़ाई साहब, और कुछ भी हैं गड़बड़ वो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। जो आप इशारा कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। फिर कहते हैं जी, मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे मायूस लौटा दिया, बल्कि ताना दिया कि आप इमरान खान के वकील बनकर आ गए हैं। ऐसी गल तो ठीक की थी मियाँ साहब ने। और फिर मैं और मेरे कई सीनियर दोस्त मसालियत की यही दरख्वास्त इमरान खान के पास भी लेके गए और उन्हें मशवरा दिया कि आप सियासी जमातों के साथ बैठ जाएं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हम इन करप्ट लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं, हम मुक़्तदरा के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहती। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की हुआ है साहब। नैना लकमा दिया कि आप मुक़्तदरा के साथ एक तरफा तौर पर एतमाद साजी के इकदाम करें, इससे माहौल बेहतर हो जाएगा। अफसोस कि खान साहब ने यह मशवरा भी ना माना और चंद दिन बाद 9 मई का वाक़या हो गया। खान साहब ने आपका मशवरा मानना भी नहीं था और 9 मई का वाक़या हुआ नहीं था, खान साहब ने प्लान किया हुआ था। वो सारी चीज़ें सामने, बड़े लोगों के बयान भी आ चुके हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोगों के भी, तो हो नहीं गया था। बड़ाई साहब, सही जर्नलिज्म का तकाजा है कि आप ये लिखें कि ये उन्होंने प्लान किया हुआ था उस वक्त, इसलिए उन्होंने आपकी बात नहीं थी मानी। और फिर उन्होंने कहा आगे, वो कहते हैं कोई माने ना माने 8 फरवरी के बाद से हालात तब्दील हो चुके हैं और नवाज शरीफ की सबसे बड़ी सियासी गलती इमरान खान के बारे में फ़ैसला साजी मुक़्तदरा पर छोड़ना थी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि 8 फरवरी के बाद हालात तब्दील हो गए? क्या तब्दीली आई है? क्या इमरान खान, जो आप भी आप के कबील के और जो दोस्त हैं, 80%, 90%, 70%, 60%, क्या 50% लोगों ने भी इमरान खान को वोट दिए? रिकॉर्ड तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। पूरे मुल्क के शायद 20% लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए, 80% लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दे दिया है। इस हकीकत को आप तस्लीम क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि जी इमरान खान का बयानिया नौजवानों में फैला, तो ये बयानिया जो है वो नौजवान जो हैं वो क्या सिंध में और बलूचिस्तान में नहीं रहते, कराची और कोयटा में नहीं रहते? फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान के बारे में फ़ैसला साजी नवाज शरीफ की गलती मुक़्तदरा पर छोड़ना थी। नवाज शरीफ ने इमरान खान के बारे में कौन सा फ़ैसला किया है? नवाज शरीफ ने तो कोई फ़ैसला नहीं किया, और ना ही मुक़्तदरा ने कोई इमरान खान के बारे में फ़ैसला किया। मुक़्तदरा की पोजीशन तो ये है कि 9 मई हुआ, इतना बड़ा वाक़या हुआ, मुक़्तदरा आज तक अपने उन मुलजमान के ख़िलाफ़ केस तक नहीं चला सकी। आज 10 महीने होने वाले हैं 9 मई के वाक़े को, केसों का किसी एक केस का 9 मई का अभी तक ट्रायल नहीं शुरू करा सकी मुक़्तदरा, और आप कह रहे हैं जी मुक़्तदरा ने जो है वो फ़ैसला साजी वो करते हैं। अगर आगे वो लिखते हैं कि अगर वो मुक़्तदरा से बात करते हैं कि सियासत के फ़ैसले मुझे करने दें, तो मुक़्तदरा बावजूद तहफ़्ज़ात के ये बात मान जाती, क्योंकि इसे नवाज शरीफ की असद ज़रूरत थी। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जब आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उनका कोई रोल बनता है तो वो अदा करेंगे ना, उससे पहले वो कोई रोल कैसे अदा कर सकते हैं, या उनको क्यों करना चाहिए था? और मुक़्तदरा जो है वो
9 मई के मुलजमानी का वो पीछा नहीं कर पा रही अभी तक, तो उन्होंने और किसी को क्या कुछ कहना था। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की दूसरी फाश गलती ये है कि वह सियासत की प्लेट में बैठ के अहले सियासत को भी बुरा भला कहते हैं और इन्हीं के साथ बैठने को तैयार नहीं। अब यहाँ पे जो नहीं सुहेल राय साहब थोड़ा सा ना अपने आप को न्यूट्रल ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कहते हैं मुल्क के इन 2 बड़े लीडरों के फैसलों ने मुल्क में अदम इस्तेकाम और बेचैनी को जन्म दिया है। मुझे बताएं वड़ाइच साहब, नवाज शरीफ ने कौन सा ऐसा फैसला किया जिससे मुल्क में अदम इस्तेकाम और बेचैनी है? मेहरबानी करें, ये पेशा वराना बदयांती है। अदम इस्तेकाम और बेचैनी नवाज शरीफ की इमरान खान की तरफ से हुई है हर दफ़ा। हम पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं जी। इमरान खान जब तक गिरफ्तार नहीं था, हर दूसरे रोज़ पिंडी इस्लामाबाद की सड़कें बंद होती थी, दफ्तरों में पहुंचना मसला होता था, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पहुंचना मसला होता था। ज़िंदगी एक अजाब में गुजरी थी जिस दिन से इमरान खान इक़्तिदार से निकला था, उस वक्त से लेकर अपनी गिरफ्तारी तक। जिस दिन से वो भाई साहब अंदर हुए हैं उस दिन से काफ़ी बेहतरी आ गई है, लेकिन आपने अदम इस्तेकाम और बेचैनी को जन्म दे दिया है, जिसके ख़त्म होने का फ़िलहाल तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। आगे लिखते हैं कि साढ़े अंदर लगी जंग के मसदाक में सोचता हूँ कि अदालतों ने नवाज शरीफ के साथ बेइंसाफ़ी की। फिर ख्याल आता है कि इमरान खान और उसकी जमात के साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है। नवाज शरीफ के साथ जो बेइंसाफ़ी की वो तो अदालतों के फैसलों में उनकी अपीलों में आ गई ना सामने। आप ये बता दीजिए राय साहब, इमरान खान के साथ अदालतों ने कौन सी ज़्यादती की है? क्या अदालतों को ये चाहिए कि वो तोशा खाना का केस उड़ा दें, साइफ़र का केस उड़ा दें, उसने मुल्क के साथ जो किया उनको छोड़ दिया जाए? कोशिश कर रही हैं काफ़ी सारी वैसे ये अदालतें ये काम करने की और करती भी हैं। बहुत सारा उमर अता बुंदियाल का जैसे गुड टू सी यू और मर्सिडीज़ मंगवा के एक 9 मई के मुलज़म को प्रोटोकॉल देना और एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करना। और फिर आपने फरमाया कि अपने कॉलम में लिखते हैं कि अगर उस वक्त के मिलाडों खोसा, साकिब निसार, शेख अजमत सईद और एजाजुल हसन ने गुस्से, नफरत, इंतकाम में फ़ैसले दिए तो आज के जज भी नाइंसाफ़ी और दबाव के तहत ही फ़ैसले दे रहे हैं। मुझे तो अभी तक कोई एक जज के ऊपर नाइंसाफ़ी और दबाव, ईमानदारी की बातें बतौर रिपोर्टर नज़र नहीं आया। और हाँ, ये ज़रूर है कि वो जज जो कि मतलब ईमानदार जजेज़ हैं वो ज़रूर ऐसा कर रहे हैं। अगर नून लीग को 2018 में हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया तो क्या 2024 में तहरीक इंसाफ को हराने के लिए तमाम हदें अबूर नहीं की गई? मेरा नहीं ख्याल कि कोई हद अबूर की गई है। अगर किसी से कोई इंतखाबी निशान गया है तो उसकी अपनी की कराई पे गया है। 2021 से इलेक्शन कमीशन मिन्नतें कर रहा था उनकी कि मेहरबानी करें अपनी पार्टी का इंटरनल इलेक्शन करा लें। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अदालतों को इमरान खान की मोहब्बत में नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको तमाम फ्री हैंड दे देना चाहिए और बाकी जो मर्ज़ी करते फिरें वो आज़ाद भी फिरें, मुल्क की ऐसी की तैसी भी करें, किसी ना इलेक्शन कमीशन की माने, ना किसी अदालत की माने, ना किसी हुकूमत की माने, तो फिर आप शायद खुश रहेंगे। और फिर वो कहते हैं कि तो क्या 2024 में तहरीक इंसाफ को हराने के लिए तमाम हदें अबूर नहीं की गई? जी बिल्कुल, केपी में तो मैं नज़र आ गया जी, पीटीआई को हराने के लिए तो वहाँ पे टीटीपी के जो मुसल्ला लोग थे वो तो पीटीआई को हराने के लिए वहाँ पे खड़े थे। मतलब बिल्कुल हक़ायक़ को उलट करके ना बयान कीजिए। अभी तक जितने केसेस में रिकाउंटिंग में वोट निकल रहे हैं वो सारे में पीएमएलएन जीत रही है। बड़ाई साहब, ये एक फैक्ट है, आपको इस चीज़ को भी ज़रूर देखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ को जिताने के लिए अभी भी तमाम हदें अबूर की गई हैं सिस्टम के अंदर से। बहुत सारे लोग थे ये प्रिजाइडिंग अफसरों से लेकर रिटर्निंग अफसरों तक जिन्होंने ये किया है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने कुछ किया तो वो केपीबी में अगर इस्टेब्लिशमेंट कुछ करना चाहिए तो किसी के बाप की जरूरत नहीं थी कि वहाँ पे निकले वोट डालने के लिए कोई निकल आता है इमरान खान को। किसी ने इमरान खान को नहीं रोका, ना ही हम भी वोट डालने गए थे पोलिंग डे पे, ना ही हमने किसी जगह पर देखा कि पीटीआई के लिए किसी जगह पे कोई रुकावट थी। और इंतखाबी निशान वाला मामला वो बिल्कुल कानून के मुताबिक फ़ैसला था। अगर कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलना है तो भाई जी फिर यही फ़ैसला होना था। अगर कानून के मुताबिक नहीं चलना, ईमानदार जजेस ने चलाना है, हुब्बे इमरान में चलाना है, तो बड़ा अच्छा फिर हम आपकी बात का इनकार नहीं कर सकते। फिर वो लिखते हैं आगे, अगर नवाज शरीफ की पार्टी सदारत से हटाने के लिए नाजायज़ फैसला सुनाया गया था तो इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनी से अलग करना कौन सा दुरुस्त फैसला है? इमरान खान को इसलिए पार्टी की चेयरमैनी से वो हटे हैं कि उनको मुकदमात में सज़ा हुई है। किन मुकदमात में? जो कि साबित हुए। फॉरेन फंडिंग केस पहले साबित हुआ, उसके बाद सज़ा हुई। लेकिन नवाज शरीफ को पनामा का केस चला के जब कुछ निकला तो अकामा निकाल कर नैल किया गया। आपको पता है सारा कुछ। बड़ा साहब आप बड़े सीनियर आदमी हैं। फिर आगे से कहते हैं कि फिर पीटीआई को पार्टी निशान से महरूम करना, इनकी महफूज नशिस्तें ना देना, क्या तारीख के अवराक में इंसाफ गर्दाना जाएगा? बिल्कुल इंसाफ है जी। कानून और आइन के मुताबिक अगर मुल्क को चलना है तो ये इंसाफ है। अगर नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक चलना है और हुब्बे और इमरान के तौर पर चलना है तो फिर बड़ा साहब तुम ठीक कहते हो।
आगे वो कहते हैं, हम सोचते थे कि इमरान के बाद मुकम्मल जमहूरियत आएगी, लेकिन हम तो पहले से भी बदतर हाल में चले गए। हमारा ख्याल था कि इमरान गलत है, इसके जाने से मीडिया आज़ाद हो जाएगा, मगर मीडिया आज भी पाबंदियों का शिकार है। कुछ ना कुछ पाबंदियों का शिकार तो मीडिया पाकिस्तान के अंदर हमेशा ही रहा है। आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं रहती, लेकिन वाहिद साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इमरान खान के दौर वाला जुल्म नहीं है मीडिया के ऊपर। पहले कहते हैं हम सोचते थे कि इमरान को गवर्नेंस नहीं आती, इसलिए मईशत का बुरा हाल आ गया। अब हमें ख्याल आता है तो उसके जाने के बाद कौन सी खुशहाली आ गई है। आपको इमरान खान रहता ना तो बड़ा सब लग पता जाना था कि जो कुछ वो कर रहे थे और जो मज़ीद वो करते तो पता चल जाना था, लेकिन वो बड़ी कोशिशें करके रोका गया। अगर वो इमरान खान साहब, ईमानदारी की बात, अगर इस मुल्क में 3.5 साल हुकूमत में ना होते तो ये मुल्क आज बहुत आगे होता। हमारा ख्याल था कि इमरान खान आज़ाद अदलिया में मुदाखलत करके गलत कर रहा है। अब देखते हैं कि इसी तरह की मुदाखलत अब भी जारी है। मुझे ये बता दीजिए वड़ाइच साहब, कौन सा बंदयाल बैठा हुआ अनवार काकड़ या आसिम मुनीर या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के कहने पे फैसला कर रहा है? सर गलत बात तो गलत होती है। आगे उन्होंने कहा जी इमरान खान ने खारजा पॉलिसी के हाथ बांधे रखे, तो ना इंडिया से बर्फ़ पिघलाई ना सी पैक आगे बढ़ाया। इंडिया को बड़ी फ़ोनें की थी जी, इमरान खान ने असेंबली के अंदर खड़े होकर तकरीर की थी कि मोदी मेरा फ़ोन नहीं सुनता। वड़ाइच साहब आप मत लोगों को ये इस तरह की गलत बात करें, आपके इल्म में सारी बातें। अगर मैं ये कहूँगा आपको नहीं पता तो फिर मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि आपको, अगर एक सहाफ़त का इतना तलब इल्म होते हुए मुझे पता है तो आप तो बड़े मारूफ आदमी, आपको भी पता ही होगा। और ना सी पैक को आगे बढ़ाया। सी पैक को जनाब आपको भी पता है कि आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि बाकायदा रोल बैक किया उन्होंने, उसको ख़त्म किया, मायदे उठा के अमेरिका के हवाले किए और सी पैक आइंदा ना चलाने की यकीनदानियाँ करवाईं। इक़्तिदार से उतर जाने के बाद ज़मान पार्क में बैठ के उन्होंने अमेरिकी वफूद को यकीनदानियाँ कराईं कि मैं दोबारा हुकूमत में आ गया तो मैं सी मैक वाला ये टंटा ही ख़त्म कर दूँगा, जड़ से ही ख़त्म कर दूँगा, मुझे एक दफ़ा आप दोबारा आने दें। आपके इल्म में भी यकीनन ये बात है। और फिर कहते हैं कि अभी वही सूरत हाल है, बल्कि अफगानिस्तान और ईरान से भी 2 नए महाज खुल गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ईरान के अंदर इमरान खान साहब भी वो वाहिद आदमी हैं जिन्होंने जाकर बतौर वज़ीर-ए-आज़म ईरानियों को हैरान कर दिया था जब उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर से ईरान में दहशतगर्दी होती है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद इमरान खान ने लगाया था। उससे पहले कभी ईरान ने ये इल्ज़ाम तक नहीं लगाया था। उल्टा ईरान से दरअंदाजियाँ होती रही हैं। रा को जो नहीं वहाँ पे सेफ हाउसेस मिलते रहे हैं। ये वो जो गिरफ्तार है उनका एजेंट कलभूषण, वो भी उधर से ही आया था। ईरान ने उसको पासपोर्ट बना के दिए हुए थे और वो सारी फैसिलिटेशन उसकी और थी। तो ये भी महाज जो नहीं है वो खोलने में माशाल्लाह से इमरान खान साहब की याद। और वो अफगानिस्तान वाला मामला भी वही है, TTP वाला मामला। और जो इमरान खान साहब जो है ना वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने वाले बयान देके पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेर गए हुए हैं इमरान खान साहब। फिर वो कहते हैं हमें ये इतराफ़ कर लेना चाहिए कि इमरान खान के बाद हालात बदतर हुए हैं और कोई बेहतरी नहीं आई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बदतर इमरान खान साहब के आने जाने के बाद इस हद तक ज़रूर हुए हैं कि इमरान खान साहब जेल में चले गए, उनके लिए हालात बदतर ज़रूर हुए हैं। मुल्क के हालात कुछ बेहतर हुए हैं। अगर वो इमरान खान साहब रहते तो फिर ये मुल्क पता नहीं किधर होना था। और इसीलिए अर्बन मिडिल क्लास ने खंबों को भी वोट डाले हैं। भाईजान यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अर्बन मिडिल क्लास कराची से ज़्यादा कहाँ पे है? वहाँ पे फरिश्ते ने वोट क्यों नहीं डाले खंबों को? और अगर यही कुछ जारी रहा तो इमरान खान के सियासी देवता बनने में कोई कसर नहीं रह जाएगी। ला लो जोर वड़ाइच साहब, बना लो सियासी देवता। याद ये रखना चाहिए कि जेल के अंदर बंद इमरान खान का अपने इस सियासी कद के बढ़ने में खुद इतना किरदार नहीं है जितना इनके मुखालफिन का है। मुखालफों का नहीं है सर, आपका ज़्यादा है, जंग जियो ग्रुप का ज़्यादा लग रहा है। इमरान का ये दौरे हुकूमत बहुत बुरा था, मगर अब इससे भी बुरे हालात हैं, इसलिए इमरान अच्छा महसूस होने लगा है। काश अहले इक़्तिदार इस तकाबुल को पढ़कर मुल्क को आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते पर चलाने की तरफ मुतवज्जो हो जाए। इमरान खान आपको अच्छा क्यों महसूस हो रहा है वो हम प्रोग्राम के शुरू में एक अंदाज़ा कायम कर चुके हैं, तखमीना ही कायम कर सकते हैं हम, और तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कानून और आइन और इंसाफ के अगर रास्ते पर इस मुल्क को चलाना है ना जी, तो 9 मई के मुलजमान को सजाएँ भी देनी होंगी और अदालतों के अंदर से ईमानदारी जजों का ख़ात्मा करना होगा। आइनदार जजेस मुल्क चलाएँगे वड़ाइच साहब, तो माज़रत के साथ तभी ये मुल्क चल सकता है। तो नाज़रीन ये मेरा एक तबसरा था और एक ख़बर थी। आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हम ख्याल दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।